वेलकम टू एवरीवन। इस सेशन में हम जानेंगे अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है आफ्टर कंसल्टेशन विद द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस जो एग्जिस्टिंग हैं उनके साथ। तो 1950 से लेकर के 1993 तक एक प्रोसेस प्रिवेल होता था जिसमें प्रेसिडेंट वाज द सुप्रीम अथॉरिटी और एक तरीके से फाइनल अथॉरिटी ये डिसाइड करने के लिए कि किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं। वो कंसल्टेशन जरूर करते थे लेकिन अथॉरिटी जो है फाइनल प्रेसिडेंट के पास में थी। लेकिन आफ्टर 1993 ये अथॉरिटी जो है डाइल्यूट हुई और अब एक तरीके से जुडिशरी के पास में फाइनल अथॉरिटी है कि किनको सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है और किनको नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसको हम जानेंगे। तो इस प्रोसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ अगर वो देखें तो 1950 से यही चला आ रहा था कि जुडिशरी के द्वारा कुछ नियम रिकमेंड होते थे, वो प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ये डिसाइड करते थे कि किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं। कंसल्टेशन होता था बेसिकली, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी बरकरार थी, लेकिन इस प्रोसेस को जो है चैलेंज किया गया फर्स्ट टाइम इन 1982 सुप्रीम कोर्ट में कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी होना जुडिशरी के ऊपर एक तरीके से जुडिशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट लाता है, जो ठीक नहीं था। बायस्ड ओपिनियन हो सकते हैं, बायस्ड अपॉइंटमेंट हो सकते हैं जुडिशरी में। तो इसको चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है वो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी को बरकरार रखा और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। जो रिकमेंडेशन भेजी जाती हैं जुडिशरी से अपॉइंटमेंट के लिए उनको रिफ्यूज़ किया जा सकता है फॉर कोजेंट रीजन्स। लेकिन इन द सेकेंड जजेस केस इन 1993 ये पूरा जो रूल है, पूरा जजमेंट जो है, इसको ओवरराइड कर दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, ये जो कंसल्टेशन की जा रही है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, फॉर अपॉइंटमेंट, ये कंसल्टेशन नहीं है बल्कि ये कंकरेंस है। मतलब अब आपको जुडिशरी से कंकरेंस लेना पड़ेगा कि किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं। एक तरीके से प्रेसिडेंट की फाइनल अथॉरिटी जो है वो अब डाइल्यूट हो चुकी थी और जुडिशरी के पास जो है फाइनल अथॉरिटी आ गई थी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इन सेकेंड जजेस केस कि ये जो रिकमेंडेशंस भेजी जाती हैं ये इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है बल्कि ये एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। इसके साथ में ही इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, इस इंस्टीट्यूशन को नाम दिया गया कोलिजियम, जिसमें होंगे 2 सीनियर मोस्ट जजेस एंड 1 CJI, ठीक है। तो ये नॉट इंडिविजुअल ओपिनियन बट द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो 3 मेंबर बॉडी बनाएगी जिसमें CJI और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो रिकमेंड करेंगे किसका नाम अपॉइंट करना है और किसका नहीं, और ये रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर। इसके बाद में आया थर्ड जजेस केस। ये एक बेसिकली केस नहीं था बल्कि ये एक ओपिनियन था जो रेंडर किया गया था थ्रू द देन प्रेसिडेंट KR नारायणन इन 1998। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 3 मेंबर बॉडी थी इसको बढ़ा करके या एक्सपेंड करके 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया। अब इसमें एक CJI और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। यही इन नामों को रिकमेंड करते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। प्रेसिडेंट के पास में बेसिकली एक ऑफर रहता है कि वो एक बार उनको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस कोलिजियम के पास भेज सकते हैं, लेकिन अगर जुडिशियल जो कोलिजियम सिस्टम है वो सेम नाम दोबारा से भेजते हैं, दोबारा से रिकमेंड करते हैं, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि उन्हीं नाम को अपॉइंट करना पड़ेगा उनको। अब अपॉइंटमेंट अगर देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग द जजेस। जो आउटगोइंग या जो रिटायर होने वाले जो CJI होते हैं वो बेसिकली अपने सक्सेसर का नाम नॉमिनेट करके जाते हैं और जनरली सक्सेसर जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं का नाम अपॉइंट होता है। जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग द कोलिजियम नाम रिकमेंड करते हैं, उसके हिसाब से अपॉइंट किए जाते हैं। सेम चलता है फॉर द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड हाई कोर्ट के जो दूसरे जजेस हैं उनके लिए। हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें गवर्नर से भी कंसल्टेशन की जाती है। अब इस पूरे सिस्टम के कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ओपेसिटी, किस बेस के ऊपर नाम रिकमेंड किए जाते हैं फॉर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये किसी को कुछ पता नहीं है। तो पूरा सिस्टम एक तरीके से ओपेक है। बेस क्या है, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, क्या था, तो पूरा पब्लिक में किसी तरीके का कोई व्यू अवेलेबल नहीं रहता। तो ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म नहीं है। इसी के साथ में कुछ अप्रीहेंशंस लगाए जाते हैं अबाउट नेपोटिज्म, कि कहीं पे जो है वो करप्शन या नेपोटिज्म के चांसेस रहते हैं इस पूरे सिस्टम में। इसी के साथ में राइट टू नो कि बेस ऑफ सिलेक्शन क्या है, इस ये जो राइट टू नो है ये जानने का कि क्या बेस है, किसके बेस के ऊपर उनको एलिवेट किया जा रहा है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट में जो है उनको अपॉइंट किया जा रहा है किस बेस के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा है। चांसेस ऑफ एरर एंड मिस्टेक होती हैं, कई बार जो है वो गलत इंसान का या फिर जो सूटेबल नहीं है उनका नाम रिकमेंड किया कर दिया जाता है, उसके बाद में चैलेंज किया जाता है उस नाम को, जैसे रिसेंट में भी एक केस हुआ था। तो इस तरीके की मिस्टेक के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, किस जुडिशरी ने एक बार जो है नाम रिकमेंड कर दिए,
इसको किस बेस पे किया, किस बेस पे नहीं किया, उनको कोई चेक करने वाला या बैलेंस करने वाला ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, एक तरीके का चैलेंज है। अगर वे अहेड देखें तो एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें बेस पता चलना चाहिए पब्लिक को कि किस बेस के ऊपर किसी को एलिवेट किया गया है या प्रमोट किया गया है। इसी के साथ में अगर इंडिपेंडेंट बॉडी हो जिसमें जो मेंटेन करे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को भी और एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस को बिल्कुल मिनिमम रखे इस पूरे प्रोसेस में, अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज करे इस पूरे अपॉइंटमेंट सिस्टम को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ में अगर 2 वैकेंसी हैं तो 2 ही जजेस का नाम रिकमेंड करने की बजाय अगर पूरी एक लिस्ट बना के दे दी जाए कि ये जो हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इनमें से आप कुछ 2 चुन लीजिए, तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म या फिर जो सिस्टम की जो कुछ खामियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो सकती हैं। इसी के साथ में बिफोर फाइनल सिलेक्शन या फिर रिकमेंडेशन के लिए नाम भेजने से पहले जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके नाम एक बार पब्लिक में जो है वो पब्लिश कर देने चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी रिकमेंडेशन को चैलेंज करना चाहता है तो वो फाइनल रिकमेंडेशन से पहले ही कर ले, उसके बाद में ना हो, ताकि ये मिस्टेक्स को सुधारी जा सके। तो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ में आया हो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू।